हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सबसे पहले तो आप सभी को ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ, हैप्पी ओणम। दोस्तों हमारा देश ही ऐसा है, आए दिन कोई ना कोई त्योहार होता ही रहता है और मेरा तो यही मानना है कि त्योहार कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, कहीं का भी हो, हम सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे देश की यही तो खूबसूरती है यार, यही तो विशेषता है कि कहते हैं ना कि विविधता में भी एकता। अन्य लोगों को जो चीज़ें देखने के लिए एक देश से दूसरे देश में जानी पड़ती है, एक कॉन्टिनेंट से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जानी पड़ती है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, या आज हम लोग यहाँ पे हैं तो 10 किलोमीटर दूर चले जाएँ बस। यहाँ पे भाषा भी बदल जाएगी, पानी भी बदल जाएगा, बोलचाल बदल जाएगी, लोगों का रहन-सहन बदल जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारी विविधताएँ देख सकते हैं। तो त्योहार कोई सा भी हो, हम सबको मिलकर सेलिब्रेट करना है। ये नहीं सोचना कि यार ये तो दूसरे समुदाय का है, कैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है। हैप्पी ओणम दोस्तों। अरे जो त्योहार होते हैं ना फेस्टिवल, वो मतलब हमारी ज़िंदगी को हील करने का एक मौका होते हैं। एक दिन रिलैक्स करने को मिल जाता है, थोड़ी-सी हँसी-खुशी आ जाती है चेहरे पे। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है, जो वहाँ के हिंदू समुदाय हैं उनके द्वारा। और ये एक प्रकार का वार्षिक भारतीय फसल उत्सव है। एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देंगे, भारत में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहार जो भी हैं, वो सब कब मनाए जाते हैं? तो फसल कटाई के बाद ही मनाए जाते हैं। फसल उत्सव ही है एक तरीके से। जैसे आप होली देखेंगे तो वो भी फसल कटाई का ही उत्सव माना जाता है। और ओणम क्या है, तो ये राज्य का आधिकारिक त्योहार भी है और इसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल रहते हैं। ओणम राजा महाबली और वामन की याद में मनाया जाने वाला त्योहार है। दोस्तों आज 29 अगस्त है और आज के दिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, आज ही के दिन क्यों मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी है आज के दिन। उन्हीं की याद में हम ये राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। ये कौन थे? तो ये एक हॉकी प्लेयर थे, जो ब्रिटिश टाइम में इंडिया की तरफ से खेलते थे। देखिए इनके बारे में बहुत सारे किस्से कहानी फ़ेमस है। इनके बारे में एक छोटी-सी कहानी बताता हूँ। एक बार हुआ ये कि एक जगह मैच चल रहा था। काफ़ी देर हो गया, इनकी हॉकी से कोई गोल नहीं गया। तो अब स्टेडियम में हल्ला मचने लगा कि मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी से आज कोई गोल नहीं गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो थोड़ा देर बाद क्या हुआ, मेजर ध्यानचंद जी क्या करते हैं, जो रेफरी रहता है उसको बुलाते हैं। उससे कहते हैं कि जो इसका डेस्टिनेशन है, जो इसका होल है, उसको आप चेक करिए, वो ठीक नहीं जगह पे नहीं लग रहा है, वो थोड़ा-सा इधर-उधर लग रहा है। रेफरी कहता है मतलब कुछ भी, अगर आज आपका दिन नहीं है, अगर आज आपका गोल नहीं हो रहा, तो आप इस तरीके की बातें करेंगे? फिर जब चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि एक्चुअल में जो वो होल रहता है, वो दूसरी जगह था। मतलब थोड़ा-सा इधर-उधर था, जहाँ चाहिए वहाँ नहीं था। तो इस लेवल के प्लेयर थे वो। और ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं है कि भाई देखने से हो जाएगा या मतलब भगवान शक्ति देते हैं, ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होती है। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की थी, बताया जाता है कि जो रेल की पटरियाँ होती है ना, इस पे ये गेंद को लेके जाते थे। हॉकी खेलते थे इस पे, यानी इस पे प्रैक्टिस करते थे। तो आप सोच के देखिए, रेल की पटरी पे जब आप गेंद को सहला रहे हैं, टहला रहे हैं, तो उसके बाद आप किस लेवल के प्लेयर बनेंगे। तो यहाँ पे तो ये अपने स्पोर्ट में इस तरीके के प्लेयर बने। इसी तरह हमें भी इनसे सीखना चाहिए। हम भी जिस फ़ील्ड में, उस फ़ील्ड में इतनी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम भी इनके तरीके से कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाएँ, ताकि लोग भी हमें याद रखें। अब आप यहाँ पे इनके बारे में जाके थोड़ा-सा पढ़िएगा, मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, आपको एक से एक कहानी किस्से मिलेंगे। 2023 के लिए थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है खेल नायकों का सम्मान, ऑनरिंग स्पोर्टिंग हीरोज़। यहाँ पे हम जानेंगे एक और लेजेंड के बारे में। वहाँ पे मेजर ध्यानचंद जी थे, यहाँ पे नीरज चोपड़ा जी हैं। इन्होंने क्या किया है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। दोनों ही अपने-अपने फ़ील्ड के नेक्स्ट लेवल के खिलाड़ी हैं। अब ये किस क्षेत्र में जीते हैं तो बताने की ज़रूरत है नहीं। ज़ाहिर-सी बात है कि जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में, मतलब इनकी वजह से हर कोई जानता है कि भाला फेंक जैसा कोई गेम होता है, कोई खेल होता है जिसमें हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। दोस्तों ये मात्र 25 साल के हैं। नीरज चोपड़ा जी मात्र 25 साल के हैं और इन्होंने एक से एक रिकॉर्ड रच रखा है। जैसे आप देखेंगे तो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 इसको जीता इन्होंने, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 जीता, डायमंड लीग 2022, ओलंपिक गेम्स 2020, एशियन गेम्स 2018, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, एशियन चैंपियनशिप 2017, साउथ एशियन गेम्स 2016। मतलब इतने सारे टाइटल्स इनके पास हैं। तो आप सोच के देखिए, जिस उम्र में हम लोग तैयारी करते थे, उस उम्र में इन्होंने क्या किया, तो 25 साल की उम्र में ही इतने सारे टाइटल्स ले लिए और आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। यही है कि कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड पढ़ते हैं। देखिए मैं डिकरेज नहीं कर रहा आप लोग को, डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि यार पढ़ाई छोड़ दीजिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि 25 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी फील्ड में इनको जो करना था वो कर लिए। इन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया और हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग 30 साल तक तैयारी करते रह जाते हैं। 25 साल की उम्र में इन्होंने इतने सारे टाइटल जीत लिए और हम 25 साल की उम्र में एक एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं कमी तो होगी। हमें इनसे भी और मेजर ध्यानचंद जी से भी सीख लेनी चाहिए कि अपनी फील्ड में हम इतना प्रैक्टिस कर लें कि 25 साल की उम्र के 21-22 साल में ही इस तरीके से फोड़ दें कि पूरी दुनिया में नाम हो जाए हमारा। तो हम चाहें तो इन दोनों ही पर्सनैलिटी से सीख ले सकते हैं। आज का दिन समझ लीजिए एक तरीके से बहुत ही मोटिवेटिव दिन है, क्योंकि यहाँ पे मेजर ध्यानचंद जी हो गए, उसके अलावा नीरज चोपड़ा जी हो गए, इन सब के बारे में हम लोग को जानने को मिल रहा है। उसके अलावा केरल का जो ओणम है वो त्योहार भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सब कुछ मिला-जुला है आज।
अगर हम चाहें तो इन दोनों ही पर्सनैलिटी से, इन दोनों ही व्यक्तित्व से सीख लेकर के और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। चंद्रयान की अपूर्व सफलता के बाद सूर्ययान जाने वाला है। हालाँकि उसका नाम सूर्ययान नहीं है, उसका नाम है आदित्य L1 और इसको 2 सितंबर 2023 को छोड़ा जाएगा। ऐसे इसरो के द्वारा घोषणा की गई है, इसरो के द्वारा ऐसा बताया गया है। और ये कहाँ पे जाएगा सूर्य की सतह पर? तो ये L1 जाएगा। L1 का क्या नाम है? L1 का पूरा नाम है लैग्रेंज बिंदु 1। ये सूर्य की सतह पर एक जगह होती है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जो L1 बिंदु जहाँ पर आदित्य L1 मिशन जाएगा। इस मिशन को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सुबह 11:50 पर छोड़ा जाएगा और इस मिशन को पहुंचने में लगभग 120 दिन से भी अधिक का समय लगने वाला है। और इस आदित्य L1 मिशन को L1 बिंदु पर भेजने के पीछे उद्देश्य ये है कि जो L1 बिंदु होता है, यहाँ पर जो भी मिशन जाएगा वो सूर्य की सतह जो होती है उसको लगातार देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो नहीं पड़ता है, यानी ग्रहण यहाँ पे नहीं लगता है। तो यहाँ से लगातार हम सूर्य की सतह को देख पाएंगे, उसका अवलोकन कर पाएंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर पाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे आदित्य L1 मिशन नाम रखा गया। L1 बिंदु पर इसको भेजेंगे। एल का क्या नाम है? यहाँ पे एल का नाम है लैग्रेंज बिंदु 1। दोस्तों एक शॉर्ट न्यूज है, जरूरी नहीं कि एग्जाम में पूछे, लेकिन ये जानकारी के लिए आपको बता दी जा रही है। अभी राष्ट्रपति ने क्या किया, तो एनटी रामाराव पर स्मारक सिक्के जारी किए हैं। अब ये कौन थे? तो ये अभिनेता भी थे, निर्देशक भी थे, निर्माता भी थे, उसके अलावा ये पॉलिटिशियन भी थे, राजनेता भी थे। अभिनेता भी थे और राजनेता भी थे, ये ध्यान में रखेंगे। इन्होंने क्या किया था, तो तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे ये। अच्छा, इनको शायद हम लोग ना जानते हो क्योंकि ये हमारे जनरेशन से नहीं थे, लेकिन जूनियर एनटीआर को जानते हैं ना, तो यहाँ पे वही है एनटीआर, एनटी रामाराव। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वर्गीय एनटी रामाराव ने तेलुगु फिल्मों के माध्यम से भारतीय सिनेमा और संस्कृति को समृद्ध किया है। उन्होंने अपने अभिनय से रामायण और महाभारत के प्रमुख पात्रों को सजीव बना दिया। उनके द्वारा निभाई गई भगवान राम और भगवान कृष्ण की भूमिकाएं इतनी जीवंत हो गई कि लोग एनटीआर की पूजा करने लग गए। अब आप ये सोच के देखिए, मतलब आज का दिन जो है वो बहुत मोटिवेटिव दिन है यार। तीन तीन पर्सनालिटीज ऐसे हो गई जिन्होंने अपनी फील्ड में धमाल मचा दिया था। पहले तो मेजर ध्यानचंद जी, उसके बाद नीरज चोपड़ा जी, उसके बाद यहाँ पे आगे श्री एनटी रामाराव। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कदर उन्होंने भूमिका निभाई श्री राम जी की और श्री कृष्ण जी की, कि इनकी पूजा करने लग गए लोग यार। मतलब सोचिए ना कि किस लेवल पे इन्होंने किरदार निभाया होगा, किस लेवल पर उस किरदार में घुस गए होंगे कि लोगों को लगने लगा कि हाँ यार यही भगवान है, इनकी पूजा की जाए। उन्होंने अपनी एक फिल्म मनुष्युलंता ओकट्टे अर्थात सभी मनुष्य समान है के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता का संदेश फैलाया। इस पॉइंट को मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है। देखिए इस तरीके की कोई मूवी होती है, कोई किताब होती है, कोई आर्टिकल होता है, तो उसको आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। उससे बहुत फायदा मिलता है कि जब हम किसी मूवी का हो गया, उसके अलावा कोई बुक हो गई, कोई आर्टिकल हो गया, उसको कोट करते हैं कि इस मूवी में या इस बुक में इस तरीके की बातें की गई, तो इससे बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारे आंसर राइटिंग पे। इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। अगर आपको याद रह जाए तो आप किसी आंसर राइटिंग में या ऐसे में इस मूवी को नाम का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। अब ये चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसी वजह से क्योंकि इसके 9 साल पूरे हो गए हैं। तो इस आर्टिकल में हम प्रधानमंत्री जन धन योजना का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब इतना अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे पूरा डिटेल्स में। आपको लगेगा यार एक ही योजना के बारे में इतनी सारी जानकारी, तो इस आइए बिना किसी देरी के देखते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी। 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को दरअसल गरीबों को एक दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने का जश्न मनाने का त्योहार बताया। इस स्टेटमेंट मैंने इस वजह से पढ़ा है, सिर्फ इतने के लिए कि गरीबों को एक दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने का जश्न मनाने का त्योहार बताया था किसने? हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अगर आप चाहें तो ये स्टेटमेंट जो है कोट करके लिख सकते हैं, कहीं पे जरूरत पड़ी तो इसको यूज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इस योजना की पृष्ठभूमि के बारे में। तो ये वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है। वित्तीय समावेशन का क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि जो लोग आज तक बैंकिंग सुविधाओं तक नहीं पहुंच पाए थे, उनको बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। ये आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया। इसके तहत क्या किया जाता है, तो किफायती तरीके से बैंकिंग या बचत और जमा खातों, उसके अलावा धन प्रेषण, उसके अलावा ऋण, उसके अलावा बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित की जाती है। इसका उद्देश्य क्या था? तो किफायती मूल्यों पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। उसके अलावा लागत कम करने और लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। अच्छा, इसको आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, इसको कैसे समझिए, जो ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुला था ना, वही योजना है ये। बस अब समझ गए होंगे कि कौन-सी योजना के बारे में बात की जा रही है। जिसमें ज़ीरो बैलेंस अकाउंट था, वही वाली योजना है ये। योजना के मूल्य सिद्धांत क्या है? तो पहला है बैंकिंग सुविधाओं से वंचितों को बैंकिंग सुविधाएँ मुहैया कराना। इसमें बात की जा रही है कि न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ बुनियादी बचत बैंक जमा, उसके अलावा खाता खोलना, उसके अलावा केवाईसी, ई-केवाईसी में ढील, उसके अलावा शिविर मोड में खाता खोलना, शून्य बैलेंस और शून्य शुल्क। जैसे आप देखेंगे कई बार क्या होता था, केवाईसी कराने के लिए बैंक वाले 10 बार चक्कर लगाते थे, आधार कार्ड लेके आओ, पैन कार्ड लेके आओ, आज आना, कल हो जाएगा, परसों अपडेट कर देंगे, इस तरीके से यहाँ पे परेशान करते थे। तो यहाँ पे ई केवाईसी का भी माध्यम दे दिएगा, ई केवाईसी के जरिए भी हम केवाईसी करवा सकते हैं, उसमें भी फायदा हो जाएगा। यानी यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि न्यूनतम कागजी कार्रवाई, यहाँ पे कागजों का कम प्रयोग किया जाए और कैसे किया जाए, तो डिजिटल मोड में सारी चीजें कर दी जाए।
क्योंकि आप देखेंगे भारत सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है डिजिटल इंडिया का। तो उसके तहत ये सारी चीज़ें की जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है शिविर मोड में खाता खोलना। इसका मतलब ये है कि जैसे कैंप लगा के उसके बाद जिन लोगों के पास अकाउंट नहीं है, उनको अकाउंट उपलब्ध कराना, उनका खाता खोलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही है। दूसरा असुरक्षित को सुरक्षित करना, नकदी की निकासी और कारोबारी स्थलों पर भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना जिसमें 2 लाख रुपए की मुफ्त बीमा दुर्घटना कवरेज है। तीसरा है वित्त से वंचितों को वित्त मुहैया कराना। अन्य वित्तीय उत्पाद जैसे कि सूक्ष्म बीमा हो गया, उपभोग के लिए ओवरड्राफ्ट हो गया, सूक्ष्म पेंशन और सूक्ष्म ऋण ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएँगी। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए ओवर का क्या मतलब जब कोई चीज़ अधिक हो जाए। मान लीजिए हमारे अकाउंट में ₹1 है, ₹1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं तो यहाँ से ₹2000 तक का बिना किसी गारंटी के इनसे ऋण ले सकते हैं बैंक का। इसी को ओवरड्राफ्ट सुविधा कहा जाता है कि अकाउंट में कुछ भी नहीं फिर भी हमें ये सुविधा दी जा रही है। और यहाँ पे कोलेटरल रख के 10,000 तक का हम लोग क्या कर सकते हैं तो ओवरड्राफ्ट सुविधा ले सकते हैं इस योजना के तहत। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इस योजना की प्रारंभिक विशेषताएँ क्या थी हम उसके बारे में जानेंगे। तो इसको 6 स्तंभों के आधार पर शुरू किया गया था जिसमें पहला स्तंभ कौन-सा था तो बैंकिंग सेवाओं तक सभी की पहुँच। इसमें है शाखा और बीसी। बीसी का मतलब होता है बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट। इसका भी काम वही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ खोलें और उसके तहत क्या किया जाए तो वित्तीय सेवाएँ प्रोवाइड करवाई जाए। और यहाँ पे वही बात की जा रही है कि शाखा खोली जाए बैंकों की, जिससे क्या होगा तो ऐसे क्षेत्रों में खोली जाए जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए, जहाँ पे अभी तक बैंकिंग सुविधाएँ नहीं पहुँच पाई हैं, ऐसे क्षेत्रों में शाखाएँ खोली जाएँ ताकि बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हो सके, लोग इसमें आ सकें ताकि उससे क्या होगा वित्तीय समावेशन होगा। अगला है प्रत्येक पात्र वयस्क को ₹10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बचत बैंक खाते। अब ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या है मैंने वो बता दिया। मतलब हमारे पास पैसा नहीं फिर भी हम बैंक से पैसा लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, बचत को बढ़ावा देना, एटीएम का उपयोग, ऋण के लिए तैयार होना, बीमा एवं पेंशन का लाभ उठाना, बैंकिंग के लिए बेसिक मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना, इन सारे क्षेत्रों में क्या किया जाएगा तो साक्षरता की जाएगी। यानी लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा, सिखाया जाएगा लोगों को ताकि क्या कर सकें इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी हो सके, वृद्धि हो सके। अगला है ऋण गारंटी कोष बनाना, बैंकों को डिफ़ाल्टर के खिलाफ कुछ गारंटी प्रदान की जाएगी। जैसे होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं लोन लेके भाग जाते हैं। अब इसका तो एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत है नहीं मतलब हर कोई जानता है इसका एग्ज़ाम्पल। हालाँकि यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ऐसे डिफ़ाल्टर हैं अब पैसा लेके भागे तो बैंकों का क्या होगा एनपीए बढ़ेगा, जब उनका एनपीए बढ़ेगा तो बैंक क्या होगा डूबने लग जाएँगे। तो वही बात की जा रही है यहाँ पे र हट गया है तो यहाँ पे मैं पीडीएफ में उसको सही कर दूँगा ये डिफ़ाल्टर है, डिफ़ाल्ट नहीं है। तो उनके खिलाफ भी कुछ गारंटी प्रदान की जाए, कुछ पैसे का कोष रखा जाए, रिज़र्व रखा जाए ताकि क्या हो बैंकों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। बैंक क्या हो तो वो भागे नहीं, बैंकों के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। बीमा 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के बीच खोले गए खाते पर ₹1,00,000 तक का दुर्घटना बीमा कवर और ₹30,000 का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। उसके अलावा असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना। अब यहाँ पे बात की जा रही है इस योजना में अनुभव के आधार पर अपनाया गया महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या-क्या था? तो इसमें पहला पॉइंट है कि खोले गए खाते अब बैंकों के कोर बैंकिंग प्रणाली में ऑनलाइन खाते हैं, जबकि पहले संबंधित वेंडर के यहाँ प्रौद्योगिकी लॉक इन के साथ ऑफलाइन खाते खोले जाते थे। कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है सीबीएस इसको कहते हैं। तो ये आरबीआई द्वारा मैनेज किया जाता है, एक पोर्टल है जिसमें बैंकों के सारी शाखाएँ जो हैं, जैसे मान लीजिए एसबीआई है, ठीक है? अब इसकी जितनी भी शाखाएँ ये कहाँ पे रजिस्टर हैं? तो ये आरबीआई में, आरबीआई के कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे? तो सीबीएस में, कोर बैंकिंग सिस्टम में। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि अब ऑनलाइन हो गया, सब यहाँ पे रजिस्टर है। लेकिन पहले क्या होता था, तो पहले एक अलमारी में सारे कागज़ात रखे जाते थे और क्या होता था बाद में पता चला कि कागज़ चूहा खा गया है, कागज़ जल गया है, तो वहाँ पे डेटा नहीं मिल पाता था। तो उस चीज़ को समाप्त करने के लिए क्या किया गया, सीबीएस से जोड़ दिया गया। अब जब सीबीएस से जुड़ गए, तो सारा डेटा वहाँ पे सीधे मेन ब्रांच में अपलोड हो जाता है, तो यहाँ पे कोई बेईमानी की संभावना नहीं रह जाती है। उसके अलावा रुपे डेबिट कार्ड या आधार पर आधार भुगतान प्रणाली के ज़रिए अंतर संचालन सुविधा, उसके अलावा तय केंद्र पर बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंस बीसी, उसके अलावा बोझिल केवाईसी औपचारिकताओं के स्थान पर सरल केवाईसी या ई-केवाईसी को लाया गया है। उसके अलावा बात की जा रही है कि नई सुविधाओं के साथ इस योजना की अवधि भी बढ़ाएगी। सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ व्यापक प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्यक्रम की अवधि को 28/8/2018 से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। फोकस क्या है तो पहले फोकस कहाँ पे था? पहले इसका फोकस था हर परिवार पर, लेकिन अब फोकस कहाँ पे हो गया तो हर वयस्क पर। ये बहुत अच्छी बात है कि पहले क्या था कि पहले प्रत्येक परिवार में कम से कम 1 अकाउंट होना चाहिए, लेकिन अब क्या इसका लक्ष्य रखा गया? अब इसका लक्ष्य ये रखा गया कि जो हर घर में वयस्क लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, जो क्या हो चुके हैं 18 साल प्लस जिनकी आयु है, उनका जितने भी लोग हैं, इन सबका खाता होना चाहिए। ये बात की जा रही है यहाँ पे। उसके अलावा अगला पॉइंट है रुपए बीमा कार्ड। इसमें क्या किया जा रहा है तो 28/8/2018 के बाद जो भी अकाउंट इसमें खोले गए उसके लिए मुफ्त दुर्घटना बीमा बढ़ा करके ₹1,00,000 से ₹2,00,000 कर दिया गया है। ओवरड्राफ्ट की सुविधाओं में वृद्धि, ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट सीमा को ₹5,000 से दोगुना करके ₹10,000 कर दिया गया। ₹2,000 तक की ओडी बिना शर्त के। ओडी के लिए अधिकतम आयु कितना होगी तो 60 वर्ष से बढ़ा करके इसको 65 वर्ष कर दिया गया है। यानी इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि कौन-कौन से संशोधन किए गए हैं। अब हम यहाँ पे जानते हैं इस योजना का प्रभाव क्या पड़ा समाज पर। तो बात की जा रही है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, सही मायनों में क्या है तो जन केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला रही है। चाहे वह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का मामला हो, इसको डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसके अलावा कोविड-19 संबंधी वित्तीय सहायता, उसके अलावा पीएम किसान सहायता, मनरेगा के तहत बढ़ी हुई मजदूरी,
जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर, इन सभी पहलों के तहत पहला कदम प्रत्येक वयस्क व्यक्ति का एक बैंक खाता खोलना है, जिसे प्रधानमंत्री जनधन योजना ने लगभग पूरा कर लिया। यहाँ पे इसको आसान भाषा में से समझिए, जैसे डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। तो ये कहाँ पे आता है? ये आता है हमारे अकाउंट में ही है। तो अगर अकाउंट ही नहीं रहेगा तो ये आएगा कहाँ पे? तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जब अकाउंट प्रोवाइड करवाएगा तो उसमें इसके भी पैसे आए, डीबीटी के यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के। उसके अलावा जो कोविड-19 में वित्तीय सहायता दी गई महिलाओं को, उसके भी पैसे आए। बहुत सारी महिलाओं को 5-5 सौ रुपए दिए जा रहे थे प्रत्येक महीने, तो वो भी आए। उसके अलावा यहाँ पे बात करें जो पीएम किसान की किस्त होती है, वो भी कहाँ पे आती है? तो डीबीटी के माध्यम से आती है, तो वो भी बैंक अकाउंट में ही आएगी। और अगर बैंक अकाउंट ही नहीं रहता, तो कहाँ से आती है? और ये सारी चीज़ें किसके लिए चलाई जा रही हैं? तो गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं, और गरीबों को ही इस मिशन में शामिल किया जा रहा है, वित्तीय समावेशन में शामिल किया जा रहा है। तो अगर इनके पास अकाउंट ही नहीं रहता, तो इन सारी पहलों का फ़ायदा ये कैसे उठाते? तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि इन सारी पहलों की आधारशिला कौन रही है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ही रही है। उसके अलावा बात की जा रही है मार्च 2014 से लेकर मार्च 2020 के बीच खोले गए प्रत्येक 2 खातों में से 1 खाता दरअसल प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता ही है था। पूरे देश में लॉकडाउन लगाए जाने के 10 दिनों के भीतर लगभग 20 करोड़ से अधिक महिला प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में से प्रत्येक महिला प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में डीबीटी के माध्यम से 3 महीने तक प्रतिमाह कितना तो 500 रुपए की वित्तीय सहायता जमा की गई। तो ये चीज मैंने आपको बताई यहाँ पे समझाने के लिए एग्जाम्पल में। अगला बिंदु कोविड-19 महामारी के दौरान इसमें निर्बाध रूप से उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली, जिसके बदौलत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया है और इसके साथ ही उन्हें वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान की है। उसके अलावा बात की जा रही है कि जो डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुँचता था, वो सही व्यक्ति तक पहुँचे, इसकी भी यहाँ पे सुनिश्चित की जा सकी है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, जो आपका बैंक अकाउंट है, जो हमारा बैंक अकाउंट है, वो आधार से लिंक है। फिर यहाँ पे जब आधार से लिंक है, तो हमें सारी डिटेल्स मिल जाती है, गवर्नमेंट को सारी डिटेल्स मिल जाती है। उसी के हिसाब से यहाँ पे लक्षित लोगों को, जिनको ज़रूरत थी, जो वास्तव में इसके लायक थे, उनको ही भेजा गया। ऐसा नहीं कि जो बहुत अमीर है, उनको भी 5-5 सौ रुपए महीने का भेज दिया गया है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि डीबीटी के माध्यम से ऐसे लोगों को ही पैसा भेजा गया, जो इसके लायक थे, जो सच में इनके काबिल थे, जिसको ज़रूरत थी इनकी। उसके अलावा बात की जा रही है कि इस योजना ने क्या किया है, तो बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाया है, भारत की वित्तीय संरचना का विस्तार किया है और लगभग हर वयस्क का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया है। अब यहाँ पर हम जानते हैं इस योजना की उपलब्धियों के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर। कब तक की बात की जा रही है? तो 16 अगस्त 2023 तक की बात की जा रही है। 9 अगस्त 2023 तक कुल खातों की संख्या कितनी थी इस योजना के तहत? तो 50.09 करोड़ कुल खातों की संख्या थी इस योजना के तहत, जिसमें से 55.6% लगभग 27.82 करोड़ खाते किनके थे? तो महिलाओं के थे। उसके अलावा बात की जा रही है 66.7% लगभग 33.45 करोड़ जनधन खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए, यानी जिस लक्ष्य के लिए इस योजना को लाया गया था, उस लक्ष्य को हासिल करने में ये खासा सफल रही है। इस योजना के प्रथम वर्ष के दौरान 17.90 करोड़ खाते खोले गए थे। इसके खातों की संख्या आप देखेंगे तो मार्च 2015 के 14.72 करोड़ से 3 गुना 3.4 गुना बढ़कर 16/8/2023 तक कितनी हो गई? तो 50.09 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पे खातों की कुल संख्या की बात की जा रही है। खातों की कुल संख्या टोटल कितनी हो गई है? तो 50.09 करोड़ हो गई। कब तक की बात की जा रही है? तो 9 अगस्त 2023 तक की बात की जा रही है। प्रथम वर्ष में कितने खाते खोले गए थे? तो 70.90 करोड़ खाते खोले गए थे। और यहाँ पे जो कुल 50 करोड़ खाते हैं, इसमें से कितना तो 55% महिलाओं के खाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2015 में कितना था? तो 14.72 करोड़। इस तरीके से आप देखेंगे तो निरंतर वृद्धि होती गई, लगातार खातों की संख्या बढ़ती गई और 16/8/2023 में आके कितना हो गया? तो 50.09 करोड़ खाते हो गए। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट देता है कि इस योजना के तहत खातों की संख्या में निरंतर वृद्धि है, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगी। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, लगातार वृद्धि होती गई है। इस योजना के तहत कुल जमा राशि कितनी है? तो 2,03,505 करोड़ रुपए है। खातों की संख्या में 3.34 गुना वृद्धि के साथ जमा राशि में कितना वृद्धि हुई? तो लगभग 13 गुना जमा राशि में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश की कि मार्च 2015 में कितना था? तो 15,670 करोड़ रुपए जमा थे। जबकि यहाँ पे 2023 में कितना हो गया? तो 2,03,505 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। इसमें भी लगातार निरंतर वृद्धि ही देखने को मिली है। अगर इस योजना के तहत हम ये देखते हैं कि प्रत्येक खाते में औसत रूप से कितने रुपए जमा है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि 16/8/2023 तक प्रति खाता औसत जमा राशि कितना है? तो 4,063 रुपए है। अगस्त 2015 की तुलना में प्रति खाता औसत जमा राशि 3.8 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। औसत जमा राशि में वृद्धि खातों के बढ़ते उपयोग और खाता धारकों के बीच बचत की आदत विकसित होने का एक और संकेत है। 2015 में प्रत्येक खाते में औसत राशि कितना थी? तो 1065 थी। इसी तरीके से बढ़ते हुए 2023 में कितना हो गया? तो 4063 हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुल खातों की संख्या में वृद्धि हुई। उसके अलावा यहाँ पे औसत जमा राशि जो उसमें भी वृद्धि हुई। उसके अलावा जो कुल जमा राशि है उसमें भी वृद्धि हुई। लगातार इस योजना ने बहुत अच्छे लेवल पर काम किया है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इस योजना के तहत जो रुपए डेबिट कार्ड होता है, इस तरीके से ऐसे लिखा रहता है ना रुपए, आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास होगा या कम से कम घर में तो होगा ही रुपए डेबिट कार्ड। तो उसके बारे में बात की जा रही है कि कितने लोगों को जारी किया जा चुका है। मार्च 2015 में देखेंगे तो 13.15 करोड़ लोगों को, जबकि यही बढ़ करके 2023 में कितना हो गया? तो 33.98 करोड़ लोगों को रुपए डेबिट कार्ड जारी किया जा चुका है। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है।
अब यहाँ पे हम जानेंगे इस योजना से जुड़े एक ऐप के बारे में, उसका नाम है जन धन दर्शक ऐप, जेडीडी ऐप। ये क्या, तो एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी कि मोबाइल में डाउनलोड किया जाने वाला एक ऐप है, जो क्या बताता है तो हमारे आसपास कोई बैंकिंग शाखा है कि नहीं है, कोई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है कि नहीं है, उसके अलावा एटीएम है कि नहीं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये बताता है। इसमें 13 लाख से भी अधिक बैंकिंग टच पॉइंट्स की मैपिंग जेडीडी पर की गई है। जन धन दर्शक ऐप के तहत विभिन्न सुविधाओं का लाभ आम लोग अपनी जरूरतों और सुविधा के अनुसार उठा सकते हैं। और यहाँ पे इसकी वेबसाइट भी दी गई है, अगर कोई वेबसाइट के माध्यम से जाना चाहता है, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहता, वेबसाइट पे जाके विजिट करता है तो उसको भी ये सारी चीज़ें पता चल जाएँगी, जो यहाँ पे ऐप के माध्यम से बताया जा रहा है। इस ऐप का उपयोग उन गाँवों की पहचान के लिए भी किया जा रहा है, जिनके 5 किलोमीटर के दायरे में अभी भी कोई बैंकिंग आउटलेट नहीं है। यानी इस ऐप के माध्यम से क्या किया जा रहा है, तो ऐसे भी गाँव की हम पहचान कर रहे हैं, जिनके 5 किलोमीटर के दायरे में अभी तक कोई बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में बात की जा रही है। बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए इन पहचाने गए गाँव को संबोधित एसएलबीसी द्वारा विभिन्न बैंकों को आवंटित किया जाता है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब तक कवर नहीं किए जा सके गाँवों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। अब यहाँ पे एसएलबीसी का पूरा नाम क्या है? एसएलबीसी का पूरा नाम है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, यानी जो राज्य स्तर पर बैंकों से संबंधित समितियां बनाई जाती है, ताकि क्या कर सके, ये देख सके कि किस गांव में बैंकिंग सुविधा है, किस गांव में नहीं है, किस स्तर पर कितना बैंकिंग सुविधा होना चाहिए, सारी चीजें देखने के लिए इसको बनाया जाता है। तो उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। जुलाई 2023 तक कुल 6.01 लाख गाँवों की मैपिंग जीडीडी ऐप पर की जा चुकी है। मैपिंग किए गए कुल गाँवों में से लगभग कितना, तो 5,99,468, यानी कि लगभग 99.7% को बैंकिंग आउटलेट, बैंक शाखा, बैंकिंग कॉर्नर या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, 5 किलोमीटर के दायरे में से कवर कर दिया गया है। डीबीटी लेन-देन सुचारू ढंग से निरंतर सुनिश्चित करने की दिशा में अगर देखा जाए प्रधानमंत्री जन धन योजना का क्या योगदान रहा है, तो बैंकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगभग 6.26 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता धारकों को विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या डीबीटी प्राप्त होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र लाभार्थियों को समय पर उनका डीबीटी प्राप्त हो, संबंधित विभाग डीबीटी मिशन, एनपीसीआई, बैंकों और विभिन्न अन्य मंत्रालयों के परामर्श से डीबीटी की विफलताओं के टाले जा सकने वाले कारणों का पता लगाने में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाता है। इस योजना के तहत डिजिटल लेन-देन देखें तो 33.98 करोड़ से भी अधिक रुपए डेबिट कार्ड या एटीएम, जिसको आप कहते हैं आसान भाषा में, वो जारी किए गए हैं। 79.61 लाख पीओएस या एमपीओएस मशीनों की स्थापना की गई है। पीओएस का पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल और एमपीओएस का पूरा मतलब है मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल। यूपीआई जैसी मोबाइल आधारित भुगतान प्रणालियों की शुरुआत होने से डिजिटल लेनदेन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2017-18 के 1471 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में कितना हो गया, तो 11,394 करोड़ हो गई है। यूपीआई वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2017-18 के 92 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 8,371 करोड़ हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ यूपीआई की बात की जा रही है, जबकि यहाँ पे सारे डिजिटल लेनदेन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि यूपीआई जैसी मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली की बात यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं यूपीआई की बात, तो यहाँ पे कैसे डिफरेंस हो जा रहा है। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग भी शामिल हो जाएगा, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी शामिल हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शामिल, मतलब जितना भी डिजिटली हम कर सकते हैं वो सब इसमें शामिल किया गया, जबकि यहाँ पे सिर्फ यूपीआई की बात की जा रही है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह पीओएस और ई कॉमर्स पर रुपए कार्ड से लेन देन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2017-18 के 67 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 126 करोड़ हो गई है। अब जानते हैं आगे की राह क्या हो, तो सूक्ष्म बीमा योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता धारकों की कवरेज सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना के पात्र खाता धारकों को पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई, अब यहाँ पे पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई क्या है, ये सर के ऊपर से गया, तो यहाँ पे इसको समझते हैं। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब ये समझ आ गया ना, ऐसे तो ये पूरा सर के ऊपर से गया होगा, के तहत कवर करने का प्रयास किया जाएगा। बैंकों को इस बारे में पहले सूचित किया जा चुका है। पूरे भारत में स्वीकार्य बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण के जरिए पीएमजेडीवाई खाता धारकों के बीच रुपए डेबिट कार्ड के उपयोग सहित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएमजेडीवाई खाता धारकों की पहुंच सूक्ष्म ऋण और सूक्ष्म निवेश जैसे कि फ्लेक्सी आवर्ती जमा इत्यादि तक बढ़ाई जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊं, यहाँ पे सरकार बात करे कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा, किसके माध्यम से, तो जो रुपए डेबिट कार्ड है उसके माध्यम से। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो यूपीआई है उसके माध्यम से भी इसमें वृद्धि हुई है। एक लड़का है, उससे मेरी बात हो रही थी, मतलब ऐसे ही था, ऐसे खड़ा था तो बात हो रही थी एक जगह पे। वो बता रहा था कि भैया मैं यूपीआई से पेमेंट किया हूँ कई सारा, तो मैं यहाँ पे एक बैंक में गया था, उस बैंक का नाम मैं नहीं बताऊंगा। उस बैंक में मैं गया था भैया, उनसे मैंने कहा कि पासबुक प्रिंट कर दीजिए, तो वो लोग मेरा पासबुक प्रिंट नहीं कर रहे हैं। तो मैं कहा क्यों, यही वजह लेकर वो आया था कि पासबुक मेरा प्रिंट नहीं कर रहे हैं। तो मैं पूछा उससे वजह क्या है, कह रहे भैया, कह रहे कि यूपीआई से बहुत ज्यादा पेमेंट किया और इतना मैं प्रिंट नहीं करूंगा। बैंक वाले मना कर रहे हैं उसको पासबुक प्रिंट करने से, क्यों, क्योंकि उसने यूपीआई से बहुत ज्यादा पेमेंट किया है। तो मैं कहा यार, गवर्नमेंट हमारी एक तरफ डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है और ये बैंक वाले कह रहे हैं कि पासबुक प्रिंट नहीं करेंगे, क्या नाटक है। मतलब अगर हमें जरूरत पड़ जाए कहीं लेटेस्ट स्टेटमेंट दिखाने की, तो हम कैसे दिखाएंगे। तो बैंक वाला कह रहा है
देखिए भैया, ऐसा है कि आपका काम चल रहा है ना, यूपीआई से आपका काम चल रहा है। जब पासबुक की कहीं ज़रूरत लगेगी तो बताइएगा, तब मैं कर दूँगा, अभी मैं नहीं करूँगा। तो मुझे लगा यार ये क्या पागलपन है। यहाँ पे गवर्नमेंट हमारी डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दे रही है। सरकार हमारी कह रही है कि डिजिटल लेन-देन करिए और अगर कोई पासबुक प्रिंट कराने जाता है, आप पासबुक प्रिंट ही नहीं करते तो फिर पासबुक रख लो अपने पास ही, हमें क्या ज़रूरत है? काम तो हमारा वैसे भी चल जाएगा। अकाउंट नंबर तो मिल ही गया है, हमारे पास एटीएम कार्ड तो है ही, यूपीआई आईडी तो बन ही गई, तो फिर हमें पासबुक की क्या ज़रूरत है? तब फिर आप जब पैसा निकालना होता है, तब आप पासबुक क्यों माँगते हो हमसे? मत माँगा करो, देख लिया करो यूपीआई आईडी है कि नहीं है। हालाँकि मैं उससे बहस नहीं किया ज़्यादा, मैं कहा ठीक है चलो, जब लेटेस्ट स्टेटमेंट दिखाऊँगा तब बताएँगे। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं कावेरी नदी जल विवाद के बारे में। चर्चा में क्यों तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इस मामले को सुनने के लिए एक नई समिति का गठन किया, तो उसकी वजह से ये चर्चा में आएगा। तो हम देखते हैं पूरे डिटेल्स में इसके बारे में। ये जो कावेरी जल विवाद है, वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी के बीच में चल रहा है। इस विवाद की उत्पत्ति तकरीबन 150 वर्ष पूर्व, वर्ष 1892 और वर्ष 1924 के बीच तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मैसूर के बीच मध्यस्थता के 2 समझौतों के साथ हुई थी। वो शोले मूवी में डायलॉग है ना कि अंग्रेजों के ज़माने का जेलर हूँ, तो उसी तरीके से ये अंग्रेजों के ज़माने का मैटर है। 150 साल से भी अधिक हो गया यार इस मुद्दे को लेकर के। इन समझौतों में ये सिद्धांत निहित था कि ऊपरी तटवर्ती राज्य को किसी भी निर्माण जैसे कावेरी नदी पर जलाशय गतिविधि के लिए निचले तटवर्ती राज्य की सहमति प्राप्त करनी होगी। इसको आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए ये 2 स्टेट हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है? यहाँ से कावेरी नदी आ रही है, तो ये ऊपरी तटवर्ती राज्य होगा, ये राज्य जो है ऊपर है। अब यहाँ पे ये राज्य नीचे है, अगर यहाँ पे ये जलाशय बना देगा, बाँध बना देगा तो क्या होगा? पानी रुक जाएगा और जो बी राज्य को पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। तो इसी वजह से क्या कहा गया था कि अगर ए कोई निर्माण करना चाहता है तो बी राज्य से इसको अनुमति लेनी पड़ेगी। अब इसी को कर्नाटक और तमिलनाडु के संदर्भ में समझना। यहाँ पे बात की जा रही है हालिया घटनाक्रम क्या रहे हैं, तो 1974 के बाद से कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति लिए बिना अपने 4 नए जलाशयों में पानी को मोड़ना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद को समाप्त करने हेतु वर्ष 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, जिसने 17 वर्ष बाद यह निर्णय दिया। मतलब एक से एक पड़े हैं। यहाँ पे 150 साल से पहले ये मुद्दा ये चला आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ये निर्णय लेने में 17 वर्ष का समय ले रहे हैं। मतलब तब तक कितने लोग निपट चुके होंगे, 17 वर्ष का समय लिया जा रहा है निर्णय देने में। तो वही बात यहाँ पे की जाए कि कावेरी नदी के जल को सामान्य वर्षा की स्थिति में 4 तटवर्ती राज्यों के बीच किस प्रकार साझा किया जाना चाहिए, किसने बताया था? तो कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने बताया था। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया था। न्यायाधिकरण के निर्णय के मुताबिक कम वर्षा की स्थिति में आनुपातिक आधार का उपयोग किया जाएगा। सरकार ने इस निर्णय के 6 वर्ष बाद वर्ष 2013 में आदेश अधिसूचित किया था। पहले तो ये 17 वर्ष बाद क्या कर रहे हैं? फैसला दे रहे हैं। उसके 6 वर्ष बाद क्या हो रहा है? तो इस आदेश को लागू कराया जा रहा है। इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई क्योंकि इसमें कर्नाटक को तत्काल तमिलनाडु के लिए 12,000 क्यूसेक जल छोड़ने का निर्देश दिया गया था, जिसके कारण राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कब निर्णय दिया था? तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। इसने ये कहा कि जो कावेरी नदी है वो राष्ट्रीय संपत्ति है। उसके अलावा जो सीडब्ल्यूडीटी, इसका क्या नाम है? इसका पूरा नाम है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, यानी कावेरी जल विवाद प्राधिकरण के बारे में बात की जाए। उसके द्वारा जो जल बंटवारा किया गया था वो अंतिम रूप से की गई व्यवस्था को बरकरार रखा किसने? तो सुप्रीम कोर्ट ने। तथा कर्नाटक से तमिलनाडु को किए जाने वाले जल के आवंटन को भी कम कर दिएगा। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सबके जल बंटवारे की बात की और सबको ये बता दिया कि कितना जल का प्रयोग आप कर सकते हैं कावेरी नदी के। जैसे यहाँ पे कर्नाटक को कितना जल यूज करना था कावेरी नदी का? तो 284.75 हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट यूज़ करना था। उसी तरीके से तमिलनाडु को कितना यूज़ करना था? तो 404.25 हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट यूज़ करना था। उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे बात करें केरल की, तो इसको कितना करना था? तो 30,000 मिलियन क्यूबिक फीट यूज़ करना था। उसकी उसी तरीके से पुदुचेरी को 7,000 मिलियन क्यूबिक फीट जल प्राप्त होगा। ये किसने बताया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को क्या कहा था? तो कावेरी प्रबंधन योजना को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया और इसी के तहत केंद्र सरकार ने क्या किया? तो जून 2018 में कावेरी जल प्रबंधन योजना अधिसूचित की, जिसके तहत केंद्र सरकार ने निर्णय को प्रभावी करने के लिए क्या बनाया था? जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये निर्णय दिया है, इसी को लागू करने के लिए, इसी को प्रभावी करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया? तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की। उसके अलावा कावेरी जल विनियमन समिति की भी स्थापना की थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कावेरी नदी पर बनने वाले मेकादातु जलाशय परियोजना के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो बेंगलुरु शहर है, यहाँ पर पीने के पानी सुनिश्चित करने के लिए और उसका भंडारण करने के लिए, उसकी आपूर्ति करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे क्या किया जाएगा? तो 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव रखा गया है इस परियोजना के तहत। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है? 2018 में तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई कि ये परियोजना हमारे यहाँ पे पानी के आवंटन को कम कर देगी। इसके तहत अपील की गई कि ये परियोजना जो है वो गलत है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? तो कर्नाटक ने कहा कि ये परियोजना गलत नहीं है और आपके यहाँ पे जो भी पानी जाता है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ये परियोजना बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। तो ये सारे मुद्दे चल रहे थे और कर्नाटक ने जब इसका निर्माण शुरू किया तो यहाँ पे तमिलनाडु ने ये कहा जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे देती है तब तक आपको कोई निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू नहीं करना है। तो ये सारे मुद्दे हैं किसको लेकर के? मेकेदातु जलाशय परियोजना को लेकर के ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं थोड़ा-सा कावेरी नदी के बारे में। इसको तमिल भाषा में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है ये।
ये दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। इसका उद्गम कहाँ पे होता है? तो दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कई बार आपसे नदियों का उद्गम स्थान पूछ लेते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों से होती हुई दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और एक श्रृंखला बनाती हुई पूर्वी घाटों में उतरती है। इसके बाद पौंडीचेरी से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी इसका उद्गम कहाँ पे होता है? तो ब्रह्मगिरी में होता है। और ये गिरती कहाँ पे? तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और कहाँ-कहाँ से बहती है? तो कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, उसके अलावा पौंडीचेरी हो गया, केरल हो गया यहाँ से। इसकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी? तो अर्कवती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, उसके अलावा शिमसा, काबिनी एवं हरंगी इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। आगे की राह क्या हो? तो राज्यों को क्षेत्रीय दृष्टिकोण को त्यागने की जरूरत है, क्योंकि समस्या का समाधान सहयोग और समन्वय में निहित है, न कि संघर्ष में। अस्थायी एवं पारिस्थितिक रूप से व्यवहार समाधान के लिए बेसिन स्तर पर योजना तैयार की जानी चाहिए। दीर्घावधि में वनीकरण, रिवर लिंकिंग आदि के माध्यम से नदी का पुनर्भरण किए जाने और जलाशय के दक्षतापूर्ण उपयोग जैसे सूक्ष्म सिंचाई आदि को बढ़ावा देने के साथ साथ जल के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु लोगों को जागरूक करने तथा जल स्मार्ट रणनीतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है। तो ये आगे की राह थी। इस तरीके से आप आंसर राइटिंग चाहे तो पूरी तरीके से लिख सकते हैं कि कावेरी जल विवाद क्या है, विस्तार से समझाए, तो इस तरीके से आप उसका आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर, क्योंकि लेक्चर लंबा होता जा रहा है, तो आज और आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें।